टैट में 11+1 स्टोरीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अभी जो पिक्चर स्लाइड्स दिखाई जाती हैं सिलेक्शन बोर्ड में वो सिर्फ इंडियनाइजेशन है, टीएटी का इंडियनाइजेशन जो किया था डॉक्टर उमा चौधरी ने 1960 में। कि ज्यादातर कैंडिडेट्स जिनका साइकोलॉजिकल टेस्ट खराब होता है वो टैट की वजह से होता है। 70% इनका जो असेसमेंट होता है या जो सिलेक्शन इन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो रिलाई करता है टीएटी के परफॉर्मेंस। मतलब 70% आपको वो वेटेज है टैट का। टीएटी का वेटेज 70% है। हाउ डू वी राइट अ गुड टैट स्टोरी? अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछूं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की इस सीरीज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एंड कैप्टन एसके सिंह सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। एस्पिरेंट्स, कांस्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चलती जा रही है। रोज सवाल आ रहे हैं, रोज वीडियो बन रही है। एक और सवाल जो एस्पिरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स ने पूछा है सर, वो बोला है कि इट इज प्रिटेनिंग टू टैट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो टैट है सर, टैट में 11+1 स्टोरीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहला सवाल। ओके जी, ये 11+1 क्यों है? ये क्यों 5+5 नहीं है? क्यों 6+4 नहीं है? मतलब 12 का ये कौन सी फिगर कैसे आया? क्योंकि OLQ तो 15 होती हैं। जी, जैसे जब ये टीएटी बनाया गया था, इट इज नॉट इंडियन मेड टेस्ट। अच्छा। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था 1937 में। अच्छा सर। और इसको बनाया था हेनरी मुरे और क्रिस्टिना मॉर्गन ने। जी। अभी जो पिक्चर स्लाइड्स दिखाई जाती हैं सिलेक्शन बोर्ड में वो सिर्फ इंडियनाइजेशन है, टीएटी का इंडियनाइजेशन जो किया था डॉक्टर उमा चौधरी ने 1960 में। तो ये उस जो ओरिजिनल टीएटी था उसके अंदर 20 स्लाइड होती थी। अच्छा, है ना जी। उसको कट शॉर्ट करना था। तो अब एसएसबी में एक चीज है, जैसे आप मान के चलिए कि क्वालिटीज जो ओएलक्यूज की बात करते हैं, ओएलक्यूज में 4 फैक्टर्स होते हैं। सारी 15 क्वालिटीज को 4 फैक्टर्स में आप बांटते हैं। हाँ सर। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनेमिक्स। तो ये जो चारों फैक्टर से लेकर के स्टोरीज बनाई जाती है 11+1। हाँ, इसलिए 12 स्टोरी होती है। तो हर फैक्टर से 3 स्टोरी और एक ब्लैंक स्लाइड इंक्लूडेड रहती है। दैट इज देयर पार्ट 1 जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आता है। और ब्लैंक स्लाइड जो होती है, देखिए जो सीन आपको दिखाए जाते हैं टीएटी में सर, वो 3 प्रकार के सीन होते हैं। ऑब्जर्वेशन सीन, परसेप्शन सीन और इमेजिनेशन सीन। अब फर्क क्या है इसके बीच में? बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं है। जो स्लाइड्स हैं वो 2 चीजों के ऊपर बेस्ड होती हैं। एक तो जो बैकग्राउंड में चीजें दिखाई गई हैं वो, और जो आपको एक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दिखाया गया है वो चीज। दोनों चीजों को ध्यान में रख करके आपको स्टोरी बनानी है। व्हेन यू इंटरप्रेटेड दैट पिक्चर और स्लाइड, तो आपको वो बैकग्राउंड और एक्शन दोनों को रिलेट करना आना चाहिए। अच्छा। हाँ सर, क्या ऐसा भी एक मिथ है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स जिनका साइकोलॉजिकल टेस्ट खराब होता है वो टैट की वजह से होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिथ नहीं है, ये सही है। और टीएटी जो है ये बेसिक सीरीज है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं जी। तो जिसमें टीएटी जो है बेसिक सीरीज का टेस्ट है जी। और 70% इनका जो असेसमेंट होता है या जो सिलेक्शन इन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो रिलाई करता है टीएटी के परफॉर्मेंस के। 70%। मतलब 70% आपको वो वेटेज है टैट का। टीएटी का वेटेज 70% है। सर, यहीं पे एक सवाल मैं पूछूंगा, बीइंग आप एसएसबी में इतना अच्छा सबको गाइड करते हैं, हाउ डू वी राइट अ गुड टैट स्टोरी? अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछूं कि टैट जो कि 70% वेटेज ले रहा है, हाउ टू राइट अ गुड टैट स्टोरी, तो कैसे होगा सर? हाउ? सर देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो बच्चे कहानियां रट करके जाते हैं ये इनको मदद नहीं करती है। ये कहीं कहीं जाते हैं, बहुत अच्छी थीम बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये जिससे कोई फायदा नहीं है। शॉर्टकट अप्रोच है जी। इससे उल्टा कहानियां खराब होती हैं आपकी, क्योंकि आपको एक कहानी नहीं लिखनी है, आपको 12 कहानियां लिखनी है। और 12 कहानियों में जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो पता चलो ऑब्जर्वेशन सीन को परसेप्शन सीन में कन्वर्ट करने की इंटेंशनली कोशिश करते हैं, जो प्री कंसीव्ड आइडिया जिसको लोग बोलते हैं। क्या है, पिक्चर अपना मैसेज कन्वे कर रही है, वो ऑब्जर्वेशन स्लाइड है।
खुद पे खुद मैक्सिमम मैसेज पिक्चर ने कन्वे कर दिया, उसके बाद भी आप कुछ और एक्स्ट्रा उसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो आप उस पर नहीं लाते हैं, आप बनावटी जो है ये है क्या, सोशल कॉग्निशन। तो टीएटी लिखने के लिए सबसे पहले तो एक कैंडिडेट को अपना सोशल कॉग्निशन अच्छा रखना चाहिए। क्या अगर नेगेटिव मैसेज स्टोरी इज डिपिक्टिंग समथिंग नेगेटिव, एक लड़की रो रही है, हाँ, और 2-3 लड़के हंस रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली सर स्टेट ऑफ माइंड तो नेगेटिव हो गया ना सर। नेचुरल इंस्टिंक्ट इसी को कहते हैं जी। अब क्या है कि इसमें भी ये जबरदस्ती की एक और थीम जो उस सीन से रिलेटेड नहीं है, कुछ और ही बना रहे हैं, ये वो इनको मदद नहीं करेगा। आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट जो कहता है इफ देयर इज समथिंग लाइक, क्या है, इंटेंशनली प्रॉब्लम क्रिएट ना करें स्लाइड के अंदर या पिक्चर के अंदर या स्टोरी के अंदर, तो ये तो एक बात समझाई गई, बट जितना ये आपको खराब आपका व्यक्तित्व दिखाता है कि आप किसी पॉजिटिव या न्यूट्रल सीन में भी नेगेटिव चीजें ढूंढ रहे हैं जी, ये खराब व्यक्तित्व है जी। उतना ही खराब व्यक्तित्व वो भी होता है जब आपको साफ साफ प्रॉब्लम दिखाई गई और आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप वहां अनवांटेड पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करना इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, तो सर अगर कोई फोटो, कोई स्लाइड नेगेटिव डिपिक्ट कर रही है, so can aspirants write a negative story? What your natural instinct says, that depends on two things. One is your social cognition, important part, and second is object relations. How do you relate yourself to the objects you see around you? So these are two things. अगर ये आपका ठीक नहीं है, आप पॉजिटिव को नेगेटिव में डालेंगे या नेगेटिव को एक्स्ट्रा पॉजिटिव। नेचुरल इंस्टिंक्ट का मतलब ये दो चीज़ों से रिलेटेड होता है जो ये बच्चे नहीं समझते हैं। ये एक पहली चीज़ सर। दूसरा, स्टोरी लिखते समय 5 चीज़ों को इनको ध्यान में रखना चाहिए जी, जिसके ऊपर से ये कहानी पढ़ी जाती है। फर्स्ट इज हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर हीरो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो। कि जो आपको 4-5 कैरेक्टर दिखाए गए हैं उसमें से किसको आप अपना हीरो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका क्या इंट्रोडक्शन आपने दिया है, कैसा है वो व्यक्तित्व, वो सब पार्ट आता है उसके इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन में ही आएगा। ठीक है, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो, हाउ क्लियरली यू आइडेंटिफाई योर हीरो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज व्हाट इज नीड ऑफ योर हीरो, हीरो काम क्या कर रहा है, क्या सिर्फ वो अपने लिए काम कर रहा है कि वो अपना पास हो गया, वो फर्स्ट आ गया, सेल्फ अचीवमेंट्स ढूंढता है वो, या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे लोगों का भी कुछ अच्छा हो सकता है। उसका पर्पस, जरूरत क्या है उसकी, आखिर जरूरत खुद को सुधारने की है या जरूरत 2-4 और लोगों को या किसी सोसाइटी को सुधारने की जरूरत है, क्या उसकी जरूरत दिख रही है। ठीक है। थर्ड इज प्रेस ऑफ नीड, कि जो दबाव है, जरूरत का दबाव। अब देखिए होता क्या है, हर जरूरत, जो काम आप करते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रेस होता है आपके दिमाग में, है ना। वो प्रेस कुछ दिखता नहीं है इनका, ये सिर्फ थीम पकड़ करके जाते हैं, ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना। प्रेसेस अलग ही दिशा में जा रहे होते हैं। वो जो प्रेस है, एट्रीब्यूशन एक प्रेस होता है, वहाँ एक थ्योरी भी है सर, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, एक अलग जी जी जी। तो वहां पर आप एट्रीब्यूटेड है वो काम करने के लिए तो ठीक है, यू आर हेल्पिंग समवन, you are attributed to this, it is acceptable and it is very nice thing. But if you are helping someone for the sake of selection, for the sake of recognition, ये आपका कुछ और प्रेस है दिमाग में। तो फिर दूसरे प्रेस जो आते हैं, एंजाइटी, डर है ना, एक रिटेंशन होता है प्रेस, कि जो पास्ट में किया वही कैरी कर रहे हैं आप। अब इसको ऐसे समझिए सर कि हम खाना खाते हैं, हम लोगों को जरूरत है खाना खाने की, कि हमें भूख लगी, हमारे शरीर को वो अनाज चाहिए ताकि ताकत आए, हम काम कर पाए। मगर कुछ लोग इसलिए भी खाते हैं कि कल शाम को नहीं खाया था इसलिए अभी खा लें जी। कुछ इस चिंता में खा रहे होते हैं कि शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो अभी खा लेते हैं। कुछ के कारण अलग होते हैं कि यार खाना बड़ा लजीज है, बिल्कुल बहुत बढ़िया खाना है इसलिए खा लेते हैं। तो आपके कारण अलग अलग है काम करने के। वही हर एक जगह आपका करियर होगा, आप समाज में जो काम करते हैं, जो भी काम है उसके प्रेसेस होते हैं। तो ये प्रेस इनका अलग दिशा में दिखता है, इनकी जरूरत और प्रेस का कोई लेना देना नहीं होता है। जरूरत अच्छी क्रिएट करते हैं ये, बट उतना ही खराब प्रेस नजर आता है। अच्छा, चौथी चीज आ गई आपकी थीम ऑफ स्टोरी। आपने थीम कैसी चुनी है कहानी की, जिसको प्लॉट ऑफ स्टोरी बोलेंगे,
और पांचवी चीज होती है आउटकम, आपकी कहानी का अंत कैसा था, जो इसकी अलग स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग ऑफ आउटकम, कि आपके आउटकम में आखिर क्या निकल रहा है, क्या ये कहानी कुछ मैसेज कन्वे कर रही है, क्या ये सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे थे, आपका भला हो गया, और दूसरों का ड्यूरेशन जो इम्पैक्ट है उसका क्या ड्यूरेशन रहा, कितने दूर तक ये काम करने वाला है, आपने जो सुझाव दिया है या जो भी आपने स्टेप्स उठाए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इनको ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। फिर इसके अलावा जो ये काम करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स चुरा करके, ये मतलब पढ़ करके लगा देते हैं स्टोरीज के अंदर, कोविड डाल दिया, कोविड वैक्सीन और ये सब, जितना ये गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट खुद अपनी स्कीम प्रमोट करती है, आप खुद कुछ करो ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पैसिव इन्वॉल्वमेंट। ये क्या करते हैं, काम के नाम पे किसी को चिट्ठी लिख देंगे, काम के नाम पर किसी को शिकायत कर देंगे जा करके। शिकायत करना काम करना नहीं होता है, शिकायत करना एक दूसरा व्यक्तित्व हो गया कि आप जो है बैक बाइटिंग करने की आदत है आपके अंदर, कि आप जाकर के कहीं भी किसी की शिकायत कर देते हैं जी। आप खुद क्या काम कर रहे हैं, अपने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाइए कि आप पहली सीढ़ी आप चढ़े कम से कम, तब फिर आगे बात करेंगे। सर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी क्लासरूम में जब एक कैंडिडेट आता है वो बड़े रॉ स्टेट में आता है, उसको नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे 5 फैक्टर्स, मेरे को भी बिल्कुल इट वाज न्यू टू मी, वैसे उस कैंडिडेट को भी न्यू होता है। तो आप विद इन दिस 21 डेज प्रोग्राम कितनी बार टैट की प्रैक्टिस कराते हैं, और ऑनलाइन क्लास में भी उतनी कराते हैं? सर देखिए, लगभग 5 सेट तो प्रैक्टिस कराते हैं, उसके अलग अलग स्टेजेस बना रखे हैं हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के। तो अभी तो सारी चीज़ें बोलना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन एकदम से 12 स्टोरीज में ले जाना और 12 की 12 लिखा करके उसको असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट हो सकता है मैं उससे 3 स्टोरी से शुरू कराऊं, हो सकता है मैं 1 स्टोरी से शुरू कराऊं, हो सकता है मैं 6 स्टोरी से शुरू कराऊं, और उसको इंडिविजुअल आपने कितना फीडबैक दिया। अगर उसने 3 स्टोरी लिखी हैं, 3 अलग अलग चीज पर, अगर आपने उसको 3 का फीडबैक नहीं दिया ढंग से कि बेटा यहाँ पर ये कर सकते थे, ऐसी भी चीज संभव थी। अपना आइडिया मत चिपकाइए, हम अपना आइडिया नहीं चिपकाते हैं, हम पहले बच्चे की कहानी पढ़ते हैं कि बेटा तुमने क्या लिखा, तुम्हारा दिमाग किस दिशा में जा रहा है, और उसी दिशा को थोड़ा सा पॉलिश करके रास्ता साफ बना दिया उनका कि भैया थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है। उसी के आइडिया पे काम करिए, उस बच्चे के आइडिया को चेंज मत करिए। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि बच्चे के आइडिया को चेंज करते हैं, क्यों? एक एक करके स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो 50 लोगों के लिए एक ही कहानी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक जगह आप और मैं एक ही कहानी लिखेंगे तो हो सकता है कि एक व्यक्ति हम में से आगे चला जाए और एक दूसरा व्यक्ति रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे कैंडिडेट ए इज ऑलवेज अ डिफरेंट पर्सनालिटी देन कैंडिडेट बी। तो आपको भी तो देखा जा रहा है। ट्रू सर, ट्रू है ना? ट्रू। और ये एक गलत फहमी है इनके अंदर कि आपकी कहानियां पढ़ करके आपको बड़ा अच्छा मान लिया गया, आपने अच्छी कहानी लिख दी। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइकोलॉजिकल डोजियर है वो आपके PIQ फॉर्म से कोरिलेटेड होना चाहिए। आपका PIQ फॉर्म पहले पढ़ा जाता है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल, उन्हीं के लिए भरा जाता है। GTO को जरूरत नहीं है, GTO डायनेमिक्स बिहेवियर चेक करते हैं, तो वो डायनेमिक बिहेवियर में ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो सामने दिख रहा है। मगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट दोनों आपका PIQ फॉर्म पहले पढ़ते हैं। एक बच्चे का मान लीजिए कोई चेस्ट नंबर है, उसका डोजियर रखा है, उसके डोजियर से अभी कोई लेना देना नहीं है। पहले आपका PIQ फॉर्म उठाएंगे, आपका OIR क्या है, आपका पूरा PIQ फॉर्म पढ़ा, उस PIQ फॉर्म के आधार पर उन्होंने एक पर्सोना तैयार किया है एक कैंडिडेट का अपने दिमाग में कि ये कैंडिडेट इस तरीके का होना चाहिए। ये क्या है? ये आपका क्रिएटेड, ठीक है, ये आपने क्रिएट करके दिया उनको, अपने लिखे हुए तरीके से आपने खुद क्रिएट करके दिया है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं। अब आपका डोजियर उन्होंने खोला और फिर जो आपकी कहानियां पढ़ी वहां से दूसरा पर्सोना नजर आया जो जनरेटेड पर्सोना है आपका, जो आपने लिखा, जो आपने लिखा और साइकोलॉजिस्ट ने जनरेट किया है आपके हिसाब से, है ना, आपके कर्म के हिसाब से, आपके लिखावट के हिसाब से, आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से। क्रिएटेड और जनरेटेड पर्सोना दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं।
आपका ये PI बेसिक प्रॉब्लम कुछ आती है। और कहता है, आप कुछ और कह रहे होते हैं। कई बार बहुत सिंपल कहानी लिखने वाले लोग रिकमेंड हो जाते हैं और बड़ी बड़ी आइडिया अच्छी अच्छी थीम्स पकड़ करके लाते हैं, पता चला कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। कारण दैट मींस टैट इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है सर क्या इस टेस्ट में हैंडराइटिंग को भी कुछ वैल्यूएशन देते हैं? नहीं, हैंडराइटिंग को बहुत, कटिंग पटिंग ये सारी चीजें। कटिंग को बिल्कुल है सर, बार बार आप काट रहे हैं कहानी को, तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट पर, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पर सवाल उठाता है आपकी, कि आप जो चीज़ सोचते हैं आप ज़्यादा काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, तो वो गड़बड़ चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी से लिखिए। हाँ, ग्रामेटिकल एरर थोड़े बहुत हैं, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इतनी भी ना खराब हो कि आप ही लिख पाएं और आप ही पढ़ पाएं, तो इतने इसमें तो दिक्कत आएगी जी। लेकिन अगर आपकी जो लिखावट है वो पढ़ने में आ जाती है जी और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वे हो जा रहा है उनको, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपके थॉट्स के साथ ज़्यादा जाया जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया हाउ टू राइट अ गुड टैट स्टोरी। और सबसे बड़ी बात आज की वीडियो से मुझे निष्कर्ष ये नज़र आया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में 70% एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टैट, TAT। वेरी इंपॉर्टेंट है। हम कैंडिडेट्स SRT बोलते रहते हैं, लेकिन शायद उनको SRT में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे नहीं सर, है। एक वीडियो बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया जी, तो उसमें उसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिथ्स हैं, वो भी दूर किए जाएंगे। थैंक यू। तो एस्पिरेंट्स, आपको पता चला आज की इस वीडियो में कि कैसे टैट की एक कहानी लिखी जाती है, कैसे साइकोलॉजिस्ट PIQ फॉर्म और टैट की स्टोरीज को रिलेट करता है। इसे कहते हैं तजुर्बा। अगर ऐसी तजुर्बा आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए लेना है, अपने सिलेक्शन के लिए लेना है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन SSB प्रोग्राम स्टार्ट करें। ऑफलाइन प्रोग्राम 21 डेज का है। हाल ही में सर ने चेंजेस करे हैं, पहले हम लोग 14 दिन का बैच चलाते थे, बट अब कैप्टन SK सिंह सर ने एंड कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने मिलके 21 दिन का शेड्यूल बनाया है, जिसकी जल्दी हम एक वीडियो भी ज़रूर लाएंगे। सर आपसे दरखास्त रहेगी कि 21 दिन के प्रोग्राम के बारे में एक हमें एस्पिरेंट्स को बिल्कुल ज़रूर बताएं। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि कम से कम 4 बार हमको बना करके कर्नल मल्होत्रा सर को सबमिट करना पड़ा। हम लोग बैठे, जब भी बात करने के लिए बैठते थे वो एक पॉइंट निकाल देते थे कि यार ये कैसे हो पाएगा, अजय इसको मुझे प्रैक्टिकली बताओ, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट इट। ये तो ऐसे नहीं हो पा रहा है, दोबारा चेंज हो जाता था पूरा प्रोग्राम, और 4 बार शेड्यूल करते करते बनाया जाकर। तो जल्दी हम आएंगे 21 दिन के SSB प्रोसीजर के बारे में बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।